Hello students, good morning and welcome to you in this channel। आज इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर अर्थात क्लास 12 के इंग्लिश के सेक्शन ए में जो पोएट्री सेक्शन है उसकी चौथी कविता मीन्स फोर्थ पोएम जिसका नाम है फ्रॉम एन एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड के बारे में चर्चा करेंगे। इस पोएम को थॉमस ग्रे ने लिखा है और इस पोएम का जो नाम है, जितने भी इसमें शब्द हैं उन शब्दों को अधिक से अधिक शब्द जो है सब ब्रैकेट में क्लोज किए गए हैं। आप जब आप अपना टेक्स्ट बुक निकाल कर देखेंगे, टेक्स्ट बुक में आपको ये जो प्रीपोजिशन फ्रॉम है ये आपको कॉमा से अलग दिखाई देगा। अर्थात मूल रूप से इस पोएम का नाम एन एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड है। आप समझ लीजिए कि जो शब्द इसमें फ्रॉम अलग दिया गया है इसका रीजन क्या है। इंटरमीडिएट में जो है जो एलजी है, मतलब थॉमस ग्रे के द्वारा लिखा गया ये जो पोएम है, ये जितना आपके टेक्स्ट बुक में दिखाई दे रहा है उतना नहीं है। थॉमस ग्रे ने इस एलजी को अर्थात इस पोएम को 34 स्टेंजा में लिखा है। मीन्स देयर आर 34 स्टेंजास इवन इन दिस पोएम एंड एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। तो पोएम का तो मूल जो इसका मेन नाम है, मुख्य नाम है, यहां से यहां तक एन एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड है। और आपको अभी बताया गया कि देयर आर 34 स्टेंजास इन दिस पोएम। इस पोएम में 34 स्टेंजा दिए गए हैं, जिनमें से आपके टेक्स्ट बुक में ओनली 5 स्टेंजास हैव बीन गिवन टू यू। आपको आपके सिलेबस में इस पोएम के केवल 5 स्टेंजा को ही रखा गया है। इसलिए यह प्रीपोजिशन फ्रॉम आपको यह संकेत देता है कि इस पोएम में जितने भी स्टेंजा आपके सिलेबस में दिए गए हैं वो इस बिग पोएम अर्थात जो बड़ी एलजी है जिसमें 34 है, 34 में से 5 स्टेंजा आपको दिया गया है। इसलिए फ्रॉम प्रीपोजिशन को अलग रखा गया है। ठीक, अब हम चर्चा करते हैं कि एलजी क्या है। आपको बताया गया है, आप जानते हैं कि साहित्य को, अंग्रेजी साहित्य हो या हिंदी साहित्य हो, साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें प्रोज, दूसरा पोएट्री और तीसरा जो साहित्य का भाग है वो क्या है, ड्रामा है। तो पोएट्री सेक्शन में जितने भी पोएम्स होते हैं, पोएट्री इज ए कलेक्शन ऑफ सेवरल पोएम्स कंपोज्ड बाय मेनी सेपरेट राइटर्स। अलग अलग लेखकों के द्वारा जो है लिखी गई कविताओं के संग्रह को ही पोएट्री कहते हैं। तो अब इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की कविताओं का संग्रह आपके जो है सिलेबस में किया गया है। उसी में से एक जो पोएम का प्रकार है वो एलजी भी है। अभी इसके पहले जो है जॉन मिल्टन का पोएम हमने पढ़ा था, वह पोएम जो है सोनेट के फॉर्म में था, जबकि यह पोएम जो है एलजी के फॉर्म में है। तो अब एलजी के बारे में भी समझना जरूरी हो जाता है कि आप वास्तव में एलजी है क्या चीज। तो एलजी में जो है इसके बारे में मैंने यहाँ नोट किया है, आप देख रहे हैं। मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से, मॉडर्न लिटरेचर के अनुसार एलजी इज अ पोएम ऑफ सीरियस रिफ्लेक्शन, टाइपिकली अ लेमेंट फॉर द डेड। अर्थात एलजी वह कविता है जिसमें गंभीर जो है भावनाओं को परावर्तित भाव से जो है लिखा जाता है, जो किसी के विलाप पर, लेमेंट, लेमेंट का मतलब विलाप होता है, शोक होता है, किसी के मृत्यु पर
शोक संतप्त होकर के अगर पोएट कोई जो है उसकी गाथा को कविता के माध्यम से प्रस्तुत करता है, कविता की पंक्तियों को कंपोज करके उसका डिस्क्रिप्शन देता है, तो इस प्रकार के पोएम को हम एलिजी कहते हैं। एलिजी का भी इसका भी एक हिस्ट्री है, इतिहास है कि अपने मुख्य रूप लिरिक जो पोएम है, लिरिक इज ए काइंड ऑफ सॉन्ग बताया गया है, लिरिक एक प्रकार का गीत है। तो अपने मुख्य रूप लिरिक को जो कहा जाता है, लिरिक की तरह से एलिजी की भी उत्पत्ति जो है यूनान में ही हुई थी। एलिजी की लिरिक की उत्पत्ति तो यूनान में हुई ही थी, एलिजी की उत्पत्ति भी यूनान में हुई थी। एलिजी शब्द का प्रयोग विभिन्न युगों में, अलग अलग युगों में जो है अवधारणा के अनुसार अनेक प्रकार से होता रहा था। वो अनेक प्रकार से जो है एलिजी का प्रयोग हो रहा था। इसमें जो है इसकी विषय वस्तु कुछ भी होती थी, परंतु एलिजी पोएम का जो फॉर्म होता है वो फॉर्म भी इसकी एक विशेषता होती है। किसी भी पोएम को सबसे पहले तो सैड फीलिंग्स अगर देख लेते हैं उसमें, तो समझ लेते हैं कि यह एक प्रकार का अगर लेमेंट है, पोएट का विलाप है, तो वह एलिजी हो सकता है। तो एलिजी का एक और जो है उसकी पहचान है, उसकी विशेषता होती है कि इसमें जो है कॉपलेट्स होते हैं, ये कॉपलेट्स के फॉर्म में लिखे जाते हैं। और जो भी कॉपलेट्स होते हैं वो कॉपलेट्स जो हेक्सामीटर और पेंटामीटर का इसमें रिपीटेशन होता है। अगर जैसे मान लीजिए अगर कॉपलेट्स का मतलब दो पंक्तियों का जो है छंद होता है वो, तो दो पंक्तियों में से पहली पंक्ति हेक्सामीटर है तो दूसरी पंक्ति पेंटामीटर होगी, फिर से उसके बाद तीसरी पंक्ति हेक्सामीटर होगी और चौथी पंक्ति पेंटामीटर होती है। तो अगर इस तरह की किसी पोएम का स्ट्रक्चर आपके सामने है तो वह पोएम एलिजी है। और एलिजी के साथ साथ उसमें इस विशेषता के साथ साथ एक और विशेषता होनी चाहिए कि वह जो है लेमेंट हो फॉर द डेड, मतलब किसी मृत व्यक्ति या जो है व्यक्तियों के समूह आदि पर जो है वह विलाप करके कुछ लिख रहा हो, शोक संतप्त हो करके लिख रहा हो, तो वह एलिजी है। अब हम चलते हैं इस पोएम एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड के बारे में चर्चा करने। सबसे पहले थॉमस ग्रे ने इस पोएम को एक जो है विंटर सीजन में, और वो भी विंटर सीजन 1742 ईस्वी के जाड़े के मौसम में इस पोएम को लिखना शुरू किया और इस पोएम को 7 वर्ष के बाद कंप्लीट किया। 12 जून 1750 को, 12 जून 1750 ईस्वी को इसे लिख करके जो है उसने पूरा किया। अब ये 7 वर्ष का जो समय लगा ये लंबा समय है, लेकिन इसके बीच में जो है कवि ने उस पोएम को लिखना बंद कर दिया था, नहीं तो 7 वर्ष का समय नहीं लगा होता। और सबसे पहले जो है आप ये जान लें कि इस कविता की पब्लिशिंग जैसे ही यह कंप्लीट हुआ, उस कविता के कंप्लीट होने के तुरंत एक वर्ष बाद 15 जनवरी 1751 ईस्वी को यह कविता पहली बार पब्लिश्ड हुई। ये जो पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम माना जाता है। तो अब तो हम जान गए। अब चूंकि यह एक एलिजी है तो एलिजी में जो है निश्चित है कि लेमेंट किया गया होगा, ये सीरियस रिफ्लेक्शन की एक कविता होगी। तो अब यह जानना जरूरी हो जाता है कि इसमें थॉमस ग्रे ने किसका वर्णन किया है। सबसे पहले आप ये जानिए
कि थॉमस ग्रे वाज अ क्रिश्चियन, यह एक क्रिश्चियन था। और आप जानते हैं जो है क्रिश्चियन सिविलिटी में जो ईसाइयों का जो सभ्यता होती है उसमें जो है क्या ताबूत में बंद करके जो है उनका जो है दाह संस्कार किया जाता है। जो मर जाते हैं लोग तो उनको जो है उनके लिए कब्रें खोद करके जो है ग्रेव्स जो होते हैं उसमें उनको दफनाया जाता है। ठीक इसी चीज का वर्णन किया गया है। एक बार कभी जो है थॉमस ग्रे अपने गांव के ही जो है कब्रिस्तान में वो खड़ा था और वहीं पर कब्रिस्तान में जो है जहां चारों तरफ झाड़ियां उगी हुई थी और उन्हीं झाड़ियों के बीच नीचे जो है उनकी छाया के नीचे अनेकों छोटी छोटी कब्रें बनी हुई थी। उन कब्रों को वह देखता है और जो है पोएट सोचने लगता है, बहुत दुखी हो जाता है और उसका मूड से वह बहुत सीरियस हो जाता है कि आज ये जो छोटी छोटी कब्रें बनी हुई हैं जिसमें गांव के पूर्वज जो है हमेशा हमेशा के लिए लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, आज उनको कोई भी व्यवस्था कर ली जाए किसी भी प्रकार से उन्हें हम उनके एकाकी बिस्तरों से नहीं जगा सकते। एकाकी बिस्तर का मतलब अकेले एक व्यक्ति एक कब्र में पड़ा हुआ है तो उनको एकाकी बिस्तरों से कोई भी व्यवस्था व्यवस्था करके उन्हें जगाया नहीं जा सकता है। अब वही कवि जो है देहात के कब्रिस्तान में बने उन कब्रों में दफनाए हुए लोगों के बारे में सोचता है कि ये कब्रें जो हैं जिसमें क्या हैं सभी प्रकार के लोग जो है दफनाए गए हैं। जैसे धनी लोग भी हैं, इसमें गरीब लोग भी हैं, शक्तिशाली भी हैं, कमजोर भी हैं और सुंदर भी हैं, कुरूप भी हैं। मतलब सभी प्रकार के लोग इसमें दफनाए गए हैं। यहाँ पर इस पोएम को पढ़ने के बाद हमको ऐसा लगता है कि इस पोएम में पोएट ने अपनी सिंपैथी जो है जाहिर किया है उन लोगों के प्रति जो क्या थे, कमजोर थे, कुरूप थे, गरीब थे, उनके प्रति अपनी जो है सिंपैथी प्रकट करता है। और जैसे मान लीजिए अक्सर ऐसा देखा जाता है कि धनी लोग अपने धन पर घमंड करते हैं, निर्धनों से वो घृणा करते हैं, सुंदर कुरूप से घृणा करता है और जो है शक्तिशाली कमजोर को प्रताड़ित करता है, परेशान करता है। तो ये आजकल देखने को मिलता है। लेकिन यह कब होता है? जब तक उनके अंदर जीवन है, जान है। कभी का एक और जो है उसकी भावना देखने को मिलती है कि पोएट इस पोएम में जो है मृत्यु को सबसे शक्तिशाली मानता है और वो कहता है कि मृत्यु जो है एक ऐसी चीज है, एक मतलब मृत्यु वह है जो इन सबके बीच के अंतर को मिटा देती है। जैसे वह व्यक्ति जो जब जीवित था, कोई धनी व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तभी तक वह निर्धन से जो है घृणा करेगा, सुंदर है जब तक जीवित है तभी तक वह जो है कुरूप से घृणा करेगा। लेकिन मृत्यु इन सबके अंतर को मिटा देती है, इन सबका अभिमान, इन सबका घमंड दूर कर देती है। मरने के बाद किसी को कुछ पता नहीं चलता कि अगर दोनों लोगों की कब्रें जो है एक पास बना दी जाएं, मृत्यु के पश्चात धनी और गरीब, सुंदर कुरूप, शक्तिशाली कमजोर, सभी लोगों की कब्रें एक पास बना दी जाएं तो उनके अंदर किसी भी प्रकार की घृणा देखने को नहीं मिलती है। तो यह तो है इस पोएम में। तो ये सब मिला करके जो है वह विलाप करता है, एक प्रकार का उसका दुखद भावना इस पोएम में जो है दिखाई दे रही है। अब आपको ये भी पता हो कि इतना वह लीन हो जाता है उन लोगों के बारे में सोच करके जिनको
जो है उस चर्च यार्ड में, कंट्री चर्च यार्ड में उनको दफनाया गया है, जो कब्रों में सोए हुए हैं, उनको देख करके इतना अधिक जो है वह क्या हो जाता है, इतना अधिक गहरी भावना में डूब जाता है कि कब शाम हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। उसे पता उस समय चलता है जब अचानक नजदीक के एक चर्च में जो है प्रेयर की घंटी बजती है। ये पोएम वहीं से स्टार्ट होती है, वहीं से इस कविता को पोएट स्टार्ट करता है। आप देखेंगे आपके टेक्स्ट बुक में पहले स्टेंजा में जो है लिखा गया होगा, द कर्फ्यू टॉल्स द नील ऑफ पार्टिंग डे, द लोविंग हर्ड वाइंड स्लोली ओवर द ली एंड द अनेकों प्रकार के, उसमें चार चार पंक्तियों का एक वो क्वार्टेट बनाया गया है, लेकिन वो क्वार्टेट है नहीं, वो कॉपलेट के फॉर्म में लिखा गया है, मतलब दो दो पंक्तियों का उसमें पेयर होगा, जिसमें एक का जो है एक हेक्सामीटर में होगा और एक पेंटामीटर में होगा, फिर से एक हेक्सामीटर में होता है, उसके बाद एक पेंटामीटर होता है। ये मीटर आपको मैं बहुत पहले जो वो होंगे पढ़े होंगे उनको बताया गया है कि मीटर है क्या चीज। जिस तरह से अनेक वस्तुओं के मापदंड होते हैं, उसी तरह से लिटरेचर में भी पोएम की पंक्तियों के मापदंड होते हैं, उनको भी मापा जाता है, जिसको मोनोमीटर, डाईमीटर, ट्राईमीटर, टेट्रामीटर, पेंटामीटर, हेक्सामीटर, ये सब उनके नाम दिए जाते हैं और यह उनके फीट पर निर्भर करता है। फीट, जिस तरह से हम किसी की लंबाई फीट में नापते हैं, उसी तरह से फीट इसमें भी होता है। कविता की पंक्तियों में ये सब आपको बताया गया है और फिर से कभी समय मिलेगा मैं आपको रिपीट कर दूंगा। तो यह पोएम जो है पहला स्टेंजा वहीं से शुरू होता है और कवि को अचानक जो है समय का अंदाजा तब लगता है जब गिरजाघर में जो घंटी बजती है और उस घंटी की आवाज उसके कान में पड़ती है, तब उसको लगता है कि शाम का समय हो गया। अर्थात वो इस पंक्ति से हमको यह स्पष्ट होता है कि कवि इतना लीन हो जाता है कि कब उसका समय बीत जाता है, उसे पता उस समय चलता है जब गिरजाघर की घंटी की आवाज वह सुनता है। तो ये है पोएम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। अब हम इस पोएम के जो है फर्स्ट स्टेंजा, जिसमें सिलेबस में आपकी सिलेबस में केवल 5 ही स्टेंजा दिए गए हैं, जिसमें आपको अभी बताया गया कि यह जो एलिजी है वह केवल 5 ही स्टेंजा की नहीं है, इसमें 34 स्टेंजाज हैं, जिसमें स्टेंजा 1 से लेकर के 31 तक, 1 से लेकर के 31वें स्टेंजा तक कवि जो है सामान्य बातों का वर्णन करता है, जबकि स्टेंजा 32, 33 और 34 का वर्णन कवि के पर्सनल पंक्तियों से रिलेटेड है। ये कवि अपने लिए इन पंक्तियों का जो है इन 3 स्टेंजाओं का उसमें वर्णन किया है। और यह है क्या चीज, इसको हम एपिटॉफ के नाम से जानते हैं। एपिटॉफ का मतलब जो है कब्रों पर लिखी गई जो है बातें। हम देखते हैं क्रिश्चियन सिविलिटी में जो है जहाँ कब्रें बनाई जाती हैं और वहाँ पर कब्रों के ऊपर जो है कुछ लिखा गया होता है, उसी को हम एपिटॉफ बोलते हैं। तो ये जो विशेष 3 स्टेंजा हैं इस पोएम के, जो आपके सिलेबस में नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ जानकारी के लिए कि आपको जानकारी हो जाए कि इसमें जो 34 स्टेंजा हैं उसमें 32, 33 और 34 ये 3 स्टेंजा पोएट की पर्सनल स्टेंजा हैं। वो लास्ट में विशिंग किया था, वो उसकी इच्छा हुई थी कि मेरे मृत्यु के पश्चात मेरी समाधि पर ये बातें लिखी जाए, और वास्तव में उसकी मृत्यु के बाद उसकी समाधि पर ये बातें लिखी गई थी। तो यह है पोएम के बारे में
फ्रॉम एन इलेजी। तो आप हमेशा इस फ्रॉम को, आपके सिलेबस के अनुसार ये फ्रॉम है उसमें दिया गया है, लेकिन जब इस पोएट के इस एलेजी को पूरी तरह से पढ़ेंगे तो उसका नाम एन एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड ही आपको मिलेगा। अब हम चलते हैं इस पोएम की फर्स्ट स्टेंजा को पढ़ाने। इंट्रोडक्शन तो हो गया इसका। अब इस पोएम का फर्स्ट स्टेंजा मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, आज रहने दिया जाए। थैंक यू।